डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के लिए चैप्टर 16 है पर्यावरण के मुद्दे, उसको हम लोग देखेंगे। तो पर्यावरण के मुद्दे चैप्टर में आपका एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का नाम क्या है? तो उस क्वेश्चन का नाम आपका है विकिरण प्रदूषण के प्रभाव और नियंत्रण का वर्णन। इसे जानेंगे। तो क्या है विकिरण? हम जानते हैं कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, उससे हमेशा रेडियो सक्रिय किरणें निकलते रहती है, अल्फा बीटा गामा जैसी किरणें, और ये हमारे शरीर के लिए और प्रकृति में पाए जाने वाले जीवों के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। तो ये रेडियो सक्रिय पदार्थ अगर वातावरण में यूं ही रहे तो ये किरणें डिफ्यूज हो जाती है, हमारे आसपास एकत्रित हो जाती है और ऊर्जा मुक्त करने की जो क्षमता होती है, विभिन्न वायुमंडलीय और जलवायु संबंधी कारक जैसे तापमान, हवा, वर्षा आदि का प्रभाव विकिरण प्रदूषण पर पड़ता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं उनके रेडिएशन से भी हमें खतरा होता है, और अगर रेडिएशन मुक्त होता है तो उस विकिरण के कारण भी जीवों को हानि उठानी पड़ती है, और इसे ही हम लोग विकिरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं, है ना। तो उसी में है वायुमंडलीय और जलवायु संबंधी कारक जैसे तापमान, हवा, वर्षा आदि भी विकिरण प्रदूषण पर प्रभाव पड़ता है। इनका भी प्रभाव पड़ता है विकिरण प्रदूषण पर। क्या क्या प्रभाव है सो देखते हैं। तो सबसे पहले तो विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मीय पदार्थ जो है अगर मुक्त होंगे तो खाद्य श्रृंखला के द्वारा ये जीवों के अंदर पहुंच जाते हैं, और एक जीव से दूसरे जीव से होते हुए मनुष्य में भी पहुंच सकते हैं, और ये मनुष्य में कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। बार बार अगर रेडियोधर्मी पदार्थ हमारे शरीर तक पहुंचता रहे तो ब्लड कैंसर तक हो सकता है। रेडियोधर्मी विकिरण से बांझपन, दृष्टि संबंधी बीमारी, फेफड़े का ट्यूमर जैसी बीमारियां हो सकती है। फेफड़े का ट्यूमर जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ के विकिरण से प्रभावित होता है और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। विकिरण प्रदूषण के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए रेडियोधर्मी पदार्थों का सुरक्षित भंडारण जो है वो ज़रूरी है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें इन ऊर्जा स्रोत को हटा देना चाहिए और इसके जगह पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जो है उसका काम करना चाहिए। परमाणु परीक्षण की निगरानी अच्छे तरीके से होनी चाहिए जिससे कि लीकेज की समस्या नहीं हो। रेडियो आइसोटोप का उत्पादन कम करना है। रेडियो न्यूक्लियोइड युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निपटान सही तरीके से होना चाहिए। जब भी इन पदार्थों का निपटान किया जाए तो पहाड़ी इलाके में 500 मीटर से अधिक गड्ढा खोद करके और मेटल के बर्तन के अंदर इन्हें बंद करके ही निपटान करना चाहिए। विकिरण प्रदूषण के प्रभाव को नियंत्रित करने का क्या क्या उपाय है ये देखना है हमें। तो रेडियोधर्मी पदार्थों का सुरक्षित और नियंत्रित स्थान पर संग्रहित करना है ना, जहाँ से पर्यावरण और लोगों तक इसकी पहुँच जो है वो कम से कम हो जाए। सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि इनका प्रयोग न ही करें, इसके जगह पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अगर उपलब्ध है उस पर ध्यान केंद्रित करें। परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता को कम करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ये सब पर ध्यान देना चाहिए और इन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए। जब भी कभी परमाणु परीक्षण वगैरह हो तो परमाणु परीक्षण की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए और इसे ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए भूमिगत तरीके से संपन्न हो, वातावरण में रेडिएशन कम से कम मुक्त हो। रेडियो आइसोटोप का उत्पादन कम करना चाहिए। रेडियो आइसोटोप का उत्पादन केवल आवश्यक मात्रा में ही जब जरूरी हो तभी करना चाहिए। रेडियो न्यूक्लियोइड युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निपटान सावधानीपूर्वक, है ना, अत्यधिक सावधानी, जिससे पर्यावरण में ये फैले नहीं, इसका ध्यान रखना है। कठोर नियम और विनियम बनाने चाहिए। विकिरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो भी नियम है उनका निर्माण तो होना ही चाहिए, साथ साथ उन नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। जागरूकता, लोगों को विकिरण प्रदूषण के बारे में जागरूक करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए ये कितना खतरनाक है। सुरक्षित व्यवहार को प्रोत्साहित करना चाहिए
अनुसंधान और विकास किसका, तो विकिरण प्रदूषण को कम करने के लिए नई नई तकनीकों का विकास करना चाहिए जिससे कि इनका प्रदूषण कम से कम हो। जानकारी अगर हो तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है। मतलब ये कि विकिरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के जो उपाय आते हैं, जानकारी मिलती है लोगों को, तो एक देश दूसरे को भी वो जानकारी उपलब्ध कराए जिससे कम से कम जो है ये फैले प्रदूषण।